हेलो स्टूडेंट्स। स्वागत है आप सभी का वोल्केनो आईएएस के इस प्लेटफॉर्म पे। स्टूडेंट्स, अगर हम बात करें इस लेक्चर की तो ये लेक्चर हमारा डेली करंट अफेयर का डिस्कशन लेक्चर है, जिसके अंदर हम प्रीलिम्स बेसिस जो भी इम्पोर्टेंट न्यूज़ हैं, जो इम्पोर्टेंट फैक्ट्स हैं, उनको यहाँ पे डिस्कस करते हैं। स्टूडेंट्स, अगर हम बात करें आपके प्रीलिम्स के एग्ज़ाम के बारे में तो 2023 का जो प्रीलिम्स के एग्ज़ाम के लिए है काफ़ी कम समय बचा है। अंडर 100 डेज के आसपास का जो समय है, तो इस समय को अच्छे से यूटिलाइज कीजिए। रेगुलरली अपनी जो प्रैक्टिस है उसे करते रहिए, क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कीजिए और रेगुलरली जो भी आप रीड किए उसको रिवाइज ज़रूर से कीजिए स्टूडेंट्स, क्योंकि रिवीजन एक अल्टीमेट पिलर है इस एग्ज़ाम में सक्सेस होने के लिए। तो स्टूडेंट्स, आज का जो डिस्कशन है उसे हम स्टार्ट करते हैं। हमारे अगर फर्स्ट टॉपिक के बारे में बात करें तो वो फर्स्ट टॉपिक है हॉलमार्क यूनिक आइडेंटिफिकेशन के बारे में। रिसेंटली हमारी जो मिनिस्ट्री है, मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स, उनके द्वारा एक गाइडलाइन इशू की गई है कि हॉलमार्क यूनिक आइडेंटिफिकेशन जो नंबर है वो यहाँ पे नेसेसरी होगा। ये एक अपग्रेडेड वर्जन है, इससे पहले जो प्रैक्टिस की जाती थी उसका एक अपग्रेडेड वर्जन है। तो हॉलमार्क यूनिक आइडेंटिफिकेशन जो नंबर है वो नेसेसरी है हर एक ज्वेलरी के ऊपर। जो भी हमारे कंट्री के अंदर जो ज्वेलरी है वो बनाई जाती है उनके ऊपर ये ज़रूरी किया गया है, और ये एक 6 डिजिट का अल्फ़ा न्यूमेरिक कोड है। अल्फ़ा न्यूमेरिक मीन्स यहाँ पे आपको नंबर्स और लेटर्स दोनों देखने के लिए मिलेंगे। अर्लियर जो प्रैक्टिस की जाती है या प्रेजेंट समय में जो प्रैक्टिस की जाती है उसके अंदर आपको देखने के लिए मिलता है कि जो 6 डिजिट का जो नंबर्स हैं वो लगाए जाते हैं ज्वेलरी के ऊपर में। बट हॉलमार्क यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर के थ्रू, हॉलमार्क यूनिक आइडेंटिफिकेशन जो बेसिकली हर एक ज्वेलरी के लिए एक यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर होगा। हर एक ज्वेलरी के लिए इस यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर 6 डिजिट का होगा, 6 डिजिट का होगा टोटल। अल्फ़ा न्यूमेरिका होगा, तो अल्फ़ा भी आपको जो अल्फ़ाबेटिक ऑर्डर है वो भी आपको देखने के लिए मिलेगा, और जो नंबर्स हैं वो भी आपको देखने के लिए मिलेंगे इसके अंदर में। तो स्टूडेंट्स, एवरी पीस ऑफ ज्वेलरी के लिए ये बेसिकली यूनिक होगा, एक डिफरेंट होगा हर पीस ऑफ ज्वेलरी के लिए। इसके थ्रू आप ज्वेलरी को आइडेंटिफिकेशन कर पाओगे। ज्वेलरी का जो आइडेंटिफिकेशन है वो करना ईजी हो पाएगा इसकी वजह से। तो स्टूडेंट्स, ये जो मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स एंड जो हमारी फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन की जो मिनिस्ट्री है उनके द्वारा ये इशू की गई है गाइडलाइन कि 1 अप्रैल का जो समय है 2023 से, उस दिन से हॉलमार्क यूनिक आइडेंटिफिकेशन जो नंबर है वो ज़रूरी है। हर एक ज्वेलरी के ऊपर 6 डिजिट का जो हॉलमार्क यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर है वो होना चाहिए। अगर हम बात करें हॉलमार्क यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर की, तो इस कम्प्लीटली जो प्रोग्राम है उसे कैरी आउट किया जाएगा ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड के द्वारा। ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड के बारे में अगर स्टूडेंट्स, अगर हम इम्पोर्टेंट फैक्ट्स के बारे में देखें तो इस ब्यूरो को बेसिकली इसी का खुद का एक्ट है 2016 के समय में। ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड एक्ट 2016 के थ्रू इसको क्रिएट किया गया। ये मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर, फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन के अंडर वर्क करता है, और हमारे कंट्री के अंदर जो ज्वेलरी के रिगार्डिंग में जो भी स्टैंडर्ड्स हैं उनको यहाँ पे डिसाइड किया जाता है ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स के द्वारा। तो स्टूडेंट्स, ये हॉलमार्क यूनिक आइडेंटिफिकेशन के बारे में था। 6 डिजिट का एक अल्फ़ा न्यूमेरिक नंबर होगा, हर एक ज्वेलरी के लिए यूनिक होगा, और 1 अप्रैल 2023 से ये नेसेसरी है हर एक ज्वेलरी के ऊपर हॉलमार्क यूनिक आइडेंटिफिकेशन जो नंबर है वो लगाया जाए। ये मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर, फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन के द्वारा गाइडलाइन इशू की गई हैं। स्टूडेंट्स, अगर हम बात करें नेक्स्ट टॉपिक की, हमारा नेक्स्ट टॉपिक है सुल्तानपुर नेशनल पार्क के बारे में। सुल्तानपुर नेशनल पार्क जो कि हरियाणा का गुरुग्राम जो डिस्ट्रिक्ट है, पहले इसका नाम गुड़गांव हुआ करता था, उसका जो गुरुग्राम जो डिस्ट्रिक्ट है उसके अंदर सिचुएटेड है सुल्तानपुर नेशनल पार्क। अब ये सुल्तानपुर नेशनल पार्क के बारे में अगर हम इम्पोर्टेंट डाटा एंड फैक्ट देखने की कोशिश करें स्टूडेंट्स, तो ये हरियाणा का जो गुरुग्राम है वहाँ पे सिचुएटेड है। एक इम्पोर्टेंट बर्ड सेंचुरी भी है, सुल्तानपुर बर्ड सेंचुरी के रूप से भी जाना जाता है। जो हमारे विंटर के समय में जो माइग्रेटरी बर्ड्स आती हैं, जो साइबेरिया के रीजन से या सेंट्रल एशिया के रीजन से जो माइग्रेटरी बर्ड्स हैं वो इंडिया के अंदर विजिट करती हैं विंटर के समय में, तो माइग्रेटरी बर्ड्स के लिए एक इम्पोर्टेंट डेस्टिनेशन के रूप में काम करता है। जैसे घाना पक्षी विहार है, घाना पक्षी विहार, घाना बर्ड सेंचुरी आपको कहाँ पे सिचुएटेड है? राजस्थान के भरतपुर के अंदर। तो वहाँ से जब माइग्रेट करने के बाद में ये माइग्रेटरी बर्ड सुल्तानपुर ही रीच करती हैं, सुल्तानपुर नेशनल पार्क के अंदर, जो एक इम्पोर्टेंट सुल्तानपुर बर्ड सेंचुरी के रूप से भी उसको जाना जाता है।
सुल्तानपुर पार्क की अगर हम बात करें तो एक मेजर हब है एक्वेटिक बर्ड्स के लिए और माइग्रेटरी बर्ड्स के लिए, एक मेजर हब के रूप में ये काम करता है। वन ऑफ द रामसर साइट है, जो रामसर कन्वेंशन के थ्रू जो हमारे इम्पोर्टेंट वेटलैंड्स हैं जिनको रामसर साइट के रूप में डेजिग्नेट किया जाता है। हमारी कंट्री में टोटल 75 साइट्स हैं रामसर के रिगार्डिंग में, तो आपको इन 75 साइट्स स्टेट वाइज जो भी इम्पोर्टेंट साइट्स हैं उनके बारे में पता होना चाहिए। तो वन ऑफ द रामसर साइट है। रामसर के बारे में बात करें तो रामसर एक इम्पोर्टेंट कन्वेंशन है। रामसर एक सिटी है ईरान के अंदर में, वहाँ से ये कन्वेंशन है उसे साइन किया गया 1971 के समय में। 75 के समय ये एग्जिस्टेंस के अंदर आया। इंडिया के अंदर टोटल 75 रामसर साइट्स हैं जो वेटलैंड्स के कंजर्वेशन के लिए इम्पोर्टेंट हैं। और जो 2 फरवरी का जो दिन है उसको इंटरनेशनल वेटलैंड डे के रूप में भी सेलिब्रेट किया जाता है। अगर हम बात करें सुल्तानपुर नेशनल पार्क के अंदर किस तरीके के जो पेड़ हैं वो पाए जाते हैं, तो ट्रॉपिकल और ड्राई डेसिडियस टाइप का जो फॉरेस्ट का जो कवर है वो आपको देखने के लिए मिलता है सुल्तानपुर नेशनल पार्क के अंदर में। नीलगाय आपको मेजरली जो वाइल्ड एनिमल है उसके रूप में देखने के लिए मिलेंगी। वाटरफॉल्स हैं, नीलगाय हैं, इस तरीके से जो मेजरली आपको जो बर्ड्स हैं एंड जो एनिमल्स हैं वो आपको देखने के लिए मिलेंगे सुल्तानपुर नेशनल पार्क के अंदर। स्टूडेंट्स, अगर हम बात करें रिसेंटली सुल्तानपुर नेशनल पार्क क्यों न्यूज़ के अंदर है, तो सुल्तानपुर नेशनल पार्क न्यूज़ के अंदर इस वजह से है कि अभी G20 के एक जो समिट है, G20 के एंटी करप्शन वर्किंग ग्रुप की जो मीटिंग है वो गुरुग्राम के अंदर हुई। पहली बात तो आपको एंटी करप्शन वर्किंग ग्रुप के बारे में पता होना चाहिए। एंटी करप्शन वर्किंग ग्रुप के बारे में अगर हम बात करें स्टूडेंट्स, एंटी करप्शन वर्किंग ग्रुप है जो G20 का, इस ग्रुप को 2010 के समय क्रिएट किया गया था जब टोरंटो के अंदर G20 की जो समिट है वो हुई थी उस समय में। बट आपको देखने के लिए मिलेगा कि 2010 से इसका कोई भी समिट है वो ऑर्गेनाइज नहीं हुआ एंटी करप्शन वर्किंग ग्रुप का। और इसकी जो फर्स्ट मीटिंग है वो गुरुग्राम हरियाणा के अंदर हुई है, गुरुग्राम हरियाणा के अंदर हुई है। और इस मीटिंग को हेड किया गया इंडिया के द्वारा। जो चेयरमैनशिप है एंटी करप्शन वर्किंग ग्रुप की वो इंडिया के द्वारा की गई। को चेयरमैनशिप जो है एंटी करप्शन वर्किंग ग्रुप की वो इटली के द्वारा की गई थी। तो आपको याद होना चाहिए कि को चेयरमैनशिप जो है एंटी करप्शन वर्किंग ग्रुप की वो इटली के द्वारा की गई है। एंटी करप्शन वर्किंग ग्रुप के द्वारा यहाँ पे जो किस तरीके से करप्शन को रोकना है उन सब प्रैक्टिस के बारे में यहाँ पे बात की गई है। तो उसकी मीटिंग के दौरान जो G20 का जो डेलीगेशन है वो हरियाणा के अंदर विजिट किया, तो वो लोग सुल्तानपुर नेशनल पार्क भी गए थे। इस वजह से ये जो टॉपिक है वो न्यूज़ के अंदर में था। तो सुल्तानपुर नेशनल पार्क के बारे में इंपॉर्टेंट डाटा एंड फैक्ट ये हैं, गुरुग्राम हरियाणा के अंदर सिचुएटेड है। इंपॉर्टेंट माइग्रेटरी बर्ड्स के एक डेस्टिनेशन के रूप में काम करता है। और यहाँ पे आपको जानकारी ये मिलेगी कि यहाँ पे जो नीलगाय हैं, वाटरफॉल्स हैं, ये सब पाए जाते हैं। ट्रॉपिकल एंड ड्राई डेसिडियस फॉरेस्ट है। और वन ऑफ द रामसर साइट भी है, जो टोटल 75 रामसर साइट्स हैं उसी के रूप में ये गिरता है, वन ऑफ द रामसर साइट के रूप में। स्टूडेंट्स, यहाँ पे हम एक क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन है हरियाणा के अंदर कौन कौन से नेशनल पार्क पाए जाते हैं, ये आपको बताना है। तो यहाँ पे 3 ऑप्शन है आपके पास में। सुल्तानपुर नेशनल पार्क जिसे हमने अभी डिस्कस किया। सेकंड है कालेसर नेशनल पार्क। कालेसर नेशनल पार्क आपको यमुनानगर जो हरियाणा के अंदर है वहाँ पे आपको देखने के लिए मिलेगा। कालेसर नेशनल पार्क आपको यमुनानगर डिस्ट्रिक्ट के अंदर देखने के लिए मिलेगा। जैसे सुल्तानपुर नेशनल पार्क गुरुग्राम डिस्ट्रिक्ट के अंदर है, वैसे ही यमुनानगर के अंदर है। यमुनानगर बेसिकली फेमस है शुगर केन्स के लिए एंड शुगर की जो मिल्स है उसके लिए फेमस है हरियाणा के अंदर। वेस्टर्न यूपी के साथ में टच होता है जो यमुनानगर का जो एरिया है। तो कालेसर नेशनल पार्क वहाँ पे पाया जाता है। सरिस्का नेशनल पार्क की अगर हम बात करें तो सरिस्का नेशनल पार्क राजस्थान के अंदर पाया जाता है। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे 1 और 2 करेक्ट हैं, तो बी यहाँ पे आंसर होगा। स्टूडेंट्स, नेक्स्ट टॉपिक के बारे में बात करें तो नेक्स्ट टॉपिक है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन के बारे में। ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन का ये टॉपिक न्यूज़ में इस वजह से है, इनके द्वारा कश्मीर के ऊपर कुछ कमेंट किया गया है और इंडिया ने उस कमेंट को कम्प्लीटली रिजेक्ट किया गया है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन के इस कमेंट को। तो स्टूडेंट्स, OIC के बारे में आपको इंपॉर्टेंट डाटा एंड फैक्ट ये पता होने चाहिए कि क्या क्या इंपॉर्टेंट है इस इंस्टीट्यूशन के बारे में। तो ये सेकंड लार्जेस्ट एक इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है। OIC की अगर हम बात करें तो सेकंड लार्जेस्ट इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है आफ्टर द यूनाइटेड नेशन। इन पॉपुलेशन के टर्म्स में अगर हम बात करें, यूनाइटेड नेशन के बाद में सेकंड इम्पोर्टेंट जो इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन के रूप में काम करता है OIC, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन। टोटल मेंबर्स की अगर हम नंबर्स के बात करें तो 57 टोटल मेंबर्स हैं। इंडिया इसका मेंबर नहीं है, OIC का इंडिया मेंबर नहीं है।
बट हमारे जो मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर के जो मिनिस्टर हैं उनको इनवाइट किया गया था। जैसे आप देखिए कि 2019 के समय जब सुषमा स्वराज हमारी मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर को हेड किया करते थे, तो उनको OIC की जो मीटिंग है उसके अंदर इनवाइट किया गया था, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन की जो मीटिंग है उसके अंदर में। तो स्टूडेंट्स अगर हम बात करें, टोटल 57 मेंबर हैं, 4 कॉन्टिनेंट्स के अंदर ये जो मेंबर्स हैं वो फैले हुए हैं। ऑब्जेक्टिव की अगर हम बात करें, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन का मेन ऑब्जेक्टिव क्या है, तो मेन ऑब्जेक्टिव यही है कि जो इस्लामिक वॉइस है, जो इस्लामिक वैल्यूज़ हैं, उनको प्रिजर्व करना है, मुस्लिम वर्ल्ड की जो एक कलेक्टिव वॉइस के रूप में अपने आप को रिप्रेजेंट करना है। अगर उनके अगेंस्ट में कोई वायलेशन देखने के लिए मिलता है तो उसके अगेंस्ट में जो आवाज़ है वो उठानी है। यूनाइटेड नेशन के अंदर अपनी जो एक प्रपोजल है उसको प्रपोज करना है। अगर कहीं पे भी मुस्लिम वर्ल्ड के अगेंस्ट में जो यहाँ पे वायलेशन देखने के लिए मिलता है तो वो बेसिकली वर्क करता है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन। इस्टेब्लिशमेंट ईयर की अगर हम बात करें, 1969 के समय इसको इस्टेब्लिश किया गया था। तो स्टूडेंट्स आपको ईयर पता होना चाहिए कि 1969 के समय इसको इस्टेब्लिश किया गया। ये एक इम्पोर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन है, आपको ये भी पता होना चाहिए। इंडिया के अंदर मुस्लिम्स की पॉपुलेशन काफ़ी अच्छी होने के बाद में भी इंडिया यहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन का जो मेंबर है वो नहीं है। ये भी आपको याद होना चाहिए यहाँ पे। अगर हम बात करें हेडक्वार्टर की, तो जो हेडक्वार्टर है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन का वो जेद्दा के अंदर है। जेद्दा कहाँ है? जेद्दा सऊदी अरेबिया के अंदर है। तो आपको यहाँ पे कभी कभी क्वेश्चंस के अंदर स्टेटमेंट इस तरीके से दे दिया जाएगा कि इसका हेडक्वार्टर है वो रियाद के अंदर है। आपने अगर इस तरीके से याद किया है कि सऊदी अरेबिया के अंदर हेडक्वार्टर है तो आप यहाँ पे कंफ्यूज हो सकते हो एग्जाम के अंदर। आपको हो सकता है कि सही से याद ना है कि जेद्दा के अंदर था या रियाद के अंदर था। तो अच्छे से याद कीजिए कि इसका रियाद के अंदर इसका हेडक्वार्टर नहीं है। इसका जो हेडक्वार्टर है वो जेद्दा का एक जगह है, वहाँ पे इसका हेडक्वार्टर लोकेटेड है। ऑफिशियल लैंग्वेज की अगर हम बात करें, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन की जो ऑफिशियल लैंग्वेज हैं वो यहाँ पे अरेबिक आपको देखने के लिए मिलती है, इंग्लिश है और फ्रेंच है। 3 ऑफिशियल लैंग्वेज हैं, अरेबिक है, इंग्लिश है एंड फ्रेंच है। तो ये स्टूडेंट्स ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन के बारे में इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन थी। तो ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन 1969 के समय जिसे इस्टेब्लिश किया गया, इंडिया इसका मेंबर नहीं है। 57 मेंबर हैं, 4 कॉन्टिनेंट्स के अंदर फैले हुए हैं। आफ्टर द यूनाइटेड नेशन सेकेंड इम्पोर्टेंट इंटर गवर्नमेंटल एक ऑर्गेनाइजेशन है जो यहाँ पे कलेक्टिव वॉइस के रूप में इस्लामिक वर्ल्ड की जो भी वैल्यूज़ हैं उनको प्रिजर्व करने के लिए ये बेसिकली काम करता है। हमने देखा कि यहाँ पे सुल्तानपुर नेशनल पार्क के बारे में, और हरियाणा के अंदर 2 इम्पोर्टेंट नेशनल पार्क हैं, एक सुल्तानपुर है, एक कालेसर है, उसके बारे में हमने डिस्कस किया। और हमने डिस्कस किया हॉलमार्क यूनिक आइडेंटिफिकेशन के बारे में जो मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर एंड फूड डिस्ट्रीब्यूशन के द्वारा यहाँ पे जो गाइडलाइंस है वो रिलीज की गई हैं। तो स्टूडेंट्स ये आज का हमारा करंट अफेयर का डिस्कशन था। इन इम्पोर्टेंट डाटा एंड फैक्ट्स को आप कंटिन्यू रिवाइज करते रहिए। रेगुलरली आप रिवाइज करोगे तो आपको आपके प्रिपरेशन के अंदर हेल्प मिलेगी। तो थैंक यू स्टूडेंट्स, थैंक यू वेरी मच।